तकरीबन 1 घंटे बाद हम टीलों से निकलकर एक पुख्ता सड़क पर आ गए। आगे मैदानी इलाका था और सड़क के दोनों तरफ खेत थे, लेकिन दूर छोटी छोटी पहाड़ियों के तारीख हजूले भी दिखाई दे रहे थे। दाएं बाएं 1-2 छोटी बस्तियां भी दिखाई दी थी, लेकिन हम रुके बगैर उन बस्तियों से निकल गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी। मैं तो उस इलाके से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मुझे यकीन था कि उन्हें अपने 2 और आदमियों के कत्ल का पता चल गया होगा और मौत के हरकारे हर तरफ से हमारा पीछा कर रहे होंगे। आगे फिर छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हो गई थीं। इन पहाड़ियों के दरमियान में एक छोटी सी बस्ती के करीब से गुजरकर सड़क का एक मोड़ घूमे ही थे कि मुझे मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करनी पड़ी। आगे एक गाड़ी खड़ी थी जिसके हेडलैंप्स रोशन थे। हम पूरी तरह रोशनी में नहा गए थे। उस गाड़ी के सामने रोशनी में 2-3 आदमी भी नजर आ रहे थे। वो सब के सब धोती कुर्तों में थे और फिर मुझे उस रोशनी में एक साड़ी का आंचल भी लहराता हुआ नजर आ गया। एक आदमी सड़क के वस्त में आकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए करीब पहुंचकर मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। वो एक छोटा पिकअप ट्रक था जिसमें कुछ औरतें और बच्चे भी भरे हुए थे। 2 आदमी हमारे करीब आ गए। उन्होंने बताया कि पिकअप की कमानी टूट गई है और वो लोग कोई 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। इस दौरान इस तरफ से कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी जिससे कोई मदद ली जा सके। मैंने कहा, मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे टूटी हुई कमानी की मुरम्मत की जा सके। वो शख्स बोला, एक कृपा तो कर सकते हो महाराज। यहाँ से 15 कोस आगे बेलापुर नाम का गांव है, वहाँ हुमैर सिंह की दुकान है। उसको बता दो कि मान सिंह का ट्रक यहाँ खराब हो गया है, वो अपना ट्रक लेकर आ जाए। मैंने पूछा, हुमैर सिंह की दुकान इस वक्त खुली होगी? उस शख्स ने कहा, उसकी दुकान पूरी रात खुली रहती है। मैं तुम्हारी मिन्नत करूँ हूँ भाया, मेरा ये संदेशा हुमैर सिंह को जरूर दे देना। मैंने पूछा, तुम लोग इस वक्त आए कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो? उस शख्स ने कहा, बेलापुर से आगे जैन मंदिर की यात्रा को गए थे भाया। मैंने कहा, बेलापुर कैसी जगह है? वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैं उनसे मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। वो शख्स एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, कोई गड़बड़ तो नहीं है, पर हाँ, सुना है नागराज के कुछ मनुष्य वहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ अपराधियों की तलाश है, एक मर्द और एक नारी। वो कहते कहते रुक गया और एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। मैंने कैराकॉफ टी-शर्ट के अंदर डाल रखी थी। अगर उसे राइफल नजर आ जाती तो शायद सब कुछ समझ जाता। मैंने कहा, ठीक है, मैं हुमैर सिंह को तुम्हारा संदेशा पहुंचा दूंगा। मैंने मोटरसाइकिल को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। बेला ने मेरे कान से मुंह लगाते हुए कहा, बेलापुर तक जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ। ये नागराज कौन है और हम किस तरफ जा रहे हैं? वो बोली, बेलापुर के नाम से मैं समझ गई हूँ कि हमारा रुख माउंट अबू की तरफ है। माउंट अबू ही वो जगह है जहाँ तुम्हें ले जाया जाना था। और नागराज? वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, नागराज ही उस गिरोह का सरगना है। वो एक साधु के भेष में रहता है, लेकिन इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस, शैतान। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। वो बहुत बड़ा अपराधी है, मगर कोई आज तक उस पर हाथ नहीं डाल सका। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर उसके नाम से ही कांपते हैं। बड़े बड़े नेता उसके इशारों पर नाचते हैं। हम गलत रास्ते पर निकल आए हैं। मुझे अंदाजा नहीं हो सका था कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन बेलापुर के नाम से मुझे ये रास्ता याद आ गया है। इस गांव से 3-4 मील पहले बाईं तरफ पहाड़ियों में एक कच्चा रास्ता है। मैं तुम्हें बता दूंगी, मोटरसाइकिल उस तरफ मोड़ लेना। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। बेला अब थोड़ी बहुत खुली थी, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। और फिर दफतन बेला की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बहुत तेजी से। मैंने हैंडल पर लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करके देखा। अकब में बहुत दूर रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। बेला ने चीख कर कहा, मेरा ख्याल है ये नागराज के आदमी हैं जो कस्बे से हमारे पीछे आ रहे होंगे। उन यात्रियों ने उन्हें बता दिया होगा कि हम मोटरसाइकिल पर इस तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल उन पहाड़ियों में किसी भी कच्चे रास्ते पर उतार लो। वो गाड़ी बहुत तेजी से करीब आ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल अचानक ही दाईं तरफ एक तंग रास्ते पर मोड़ दी। चट्टानों के दरमियान बल खाता हुआ पथरीला रास्ता अंदर तक चला गया था और आखिरकार ये रास्ता एक चट्टान पर खत्म हो गया। आगे उमूदी ढलान थी। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। उस वक्त ब्रेकों की तेज चरचराहट के साथ सड़क पर गाड़ी के रुकने की आवाज भी सुनाई दी। मैंने बेला से कहा, नीचे उतरो जल्दी। बेला उतर गई। मैं मोटरसाइकिल को ढलान पर जरा आगे ले गया और फिर उसे हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। मोटरसाइकिल ढलान पर बड़ी तेजी से कुछ दूर तक सीधी चलती रही और फिर उलट कर लुढ़कने लगी। उसका हेडलैम्प अब भी रोशन था। मैंने शर्ट के नीचे से कैराकॉफ निकाल ली और बेला का हाथ पकड़कर एक चट्टान पर चढ़ने लगा। बेला के उस हाथ में थैला था और दूसरे हाथ में उसने रिवॉल्वर पकड़ लिया था। उन चट्टानों पर हमारा रुख सड़क की तरफ था। हम जिस रास्ते से मोटरसाइकिल पर चट्टान में दाखिल हुए थे
उस तरफ से जोर जोर से बोलने और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम सड़क के किनारे वाली चट्टान पर पहुंच गए। मैं एक पत्थर की आड़ से बड़ी एहतियात से सड़क की तरफ देखने लगा। वो एक जीप थी जिसके हेडलैंप्स रोशन थे, लेकिन जीप में या उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर जीप की तरफ उछाल दिया। कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। मैंने बेला को इशारा किया और चट्टान से छलांग लगा दी। बुलंदी 8-10 फुट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन बेला नीचे गिरते ही कर्रा उठी। उसकी टांग में पहले ही तकलीफ थी। मैं उसका हाथ पकड़कर जीप की तरफ दौड़ने लगा। बेला बुरी तरह लंगड़ा रही थी। उनकी तादाद 2 या 3 तो जरूर होगी, और मेरे ख्याल में वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ थे जो जीप छोड़कर सबके सब हमारे पीछे पहाड़ियों की तरफ भाग गए थे। मैंने बेला को पैसेंजर सीट पर बैठने में मदद दी और फिर ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करके मैंने शरारतन एक मर्तबा हॉर्न बजाया और फिर जीप को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर वो लोग तप कर रह गए होंगे। बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। मैं तो समझी थी कि उन चट्टानों में फंसकर मारे जाएंगे, मगर तुम्हारी जहानत ने काम कर दिखाया। मैंने कहा, अगर बेवकूफ होता तो बहुत पहले मारा जा चुका होता। अब रास्ते का ख्याल रखना। अगर गलती से बेलापुर पहुंच गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस वक्त मुझे बड़े जोर की भूख लगने लगी है। अपनी जंबील में से कोई चीज निकाल कर दो खाने के लिए। बेला ने थैला खोल लिया। थैले में कुछ और चीजें भी थी, लेकिन मुझे बेसन वाली रोटी पसंद आई थी। उस वक्त भी बेला ने मुझे वो रोटी ही दी थी जिसे मैं मजे ले लेकर खाने लगा। बेला भी वही रोटी खा रही थी। ये भी बगैर छत की खुली जीप थी। तेज हवा सामने से टकरा रही थी। बेला ने रफ्तार कम करने को कहा और मुतजस्सिस निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी। तकरीबन 1 मील का फासला इस तरह तय हो गया और फिर उसने बाईं तरफ चट्टानों में एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा किया। उस तरफ मोड़ लो। वो रास्ता ज्यादा कुशादा नहीं था, लेकिन मुझे जीप उस तरफ मोड़ने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। आगे नशीब की तरफ वो रास्ता बतदरीज कुशादा होता चला गया था। हम तकरीबन 2 घंटों तक पहाड़ियों में बतदरीज नशेब की तरफ जाते हुए उस आड़े तिरछे रास्ते पर चलते रहे। यहाँ पहाड़ियों में घास और सरसब्ज झाड़ियां थीं और दरख्त भी बकसरत नजर आ रहे थे। निस्फ घंटा मजीद सफर करने के बाद हम एक झील के किनारे पर पहुंच गए। करीब ही 2-3 छोटी इमारतें भी नजर आ रही थीं और उनसे कुछ दूर कदरे बुलंदी पर एक मंदिर का हयूला भी दिखाई दे रहा था। मैंने जीप कॉटेज नुमा एक इमारत की पिछली तरफ ले जाकर रोक दी और हम दोनों नीचे उतर आए। मगरिब की तरफ रात के आखिरी पहर के चांद का मुरझाया हुआ सा चेहरा दिखाई दे रहा था। झील के पुरसकून पानी में चांद का अक्स भी हिलकोरे लेता हुआ दिखाई दे रहा था। सब्जे और झील की वजह से मौसम में कदरे खुनकी आ गई थी। हम झील से उतरकर कॉटेज के बरामदे में बैठ गए। रात की तारीकी में अंदर जाना मुनासिब नहीं था। ये अंदाजा तो मैं पहले ही लगा चुका था कि मंदिर और ये इमारतें वीरान पड़ी हैं, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। मैंने बेला से कहा, ये कौन सी जगह है? वो बोली, ये भोलेनाथ की झील है। बाहर के लोगों में आम तासुर यह है कि राजस्थान रेगिस्तान और बंजर पहाड़ियों पर मुश्तमिल वीरान इलाका है, लेकिन ये बड़ी हसीन जगह है। कई पहाड़ियों में जगह जगह ऐसी झीलें मिलेंगी। जितनी खूबसूरती और तारीखी इमारतें राजस्थान में हैं, उतनी हिंदुस्तान के किसी और खित्ते में नहीं है। सबसे ज्यादा किले भी राजस्थान में ही हैं, जो आज भी इस खित्ते के माजी की अजमत की याद दिलाते हैं। हिंदुस्तान के इस खित्ते राजपुताना ने हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा अहम रोल अदा किया है। इस खित्ते ने बड़े बड़े बहादुर, सूरमा और जंगजू पैदा किए हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, कहा जाता है कि 700 साल पहले हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने राजपुताना की महारानी पद्मनी के हुस्न का चर्चा सुना तो उसने पद्मनी को हासिल करने का अहद करते हुए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। राजपूत तलवारें सौंत कर मुकाबले में आ गए। महारानी पद्मनी ने शाही खानदान की 14,000 औरतों के साथ खुदकुशी कर ली। इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी को फतह तो हुई, मगर उसे मुट्ठी भर राख के सिवा कुछ नहीं मिला। राजपुताना के राजवाड़े हमेशा छोटी छोटी रियासतों में बटे रहे, लेकिन उन्होंने जब भी मुत्तहिद होकर मुकाबला किया, दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। पूरे राजस्थान में बिखरी हुई शानदार इमारतें देखकर तुम्हें अंदाजा होगा कि वो लोग किस कदर शानदार जिंदगी गुजारते थे। राजपूतों को आज भी हिंदुस्तानी माशरे और सियासत में अहम मकाम हासिल है। मैं असल मौजू पर आया, पूछा, और ये नागराज कौन है? क्या उसे भी हिंदुस्तान की सियासत में कोई अहम मकाम हासिल है? बेला के मुंह से गहरा सांस निकला। बोली, नागराज वो है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, चंद साल पहले तक नागराज एक बहुत मामूली सा साधु हुआ करता था, जो आदिनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता था। उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आया है। लेकिन फिर देखते ही देखते वो ताकत पकड़ता चला गया
और फिर इस ताकत के बलबूते पर वो आदिनाथ मंदिर का पुरोहित बन गया। उससे एक दिन पहले पुराना पुरोहित पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया था। कहा जाता है कि मंदिर पर कब्जा करने के लिए नागराज ने ही उसे मरवा दिया था। नागराज को जहरीले सांप पालने का शौक है। वो लोगों को इन सांपों के शोभदे दिखाता रहता है। उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन नागों की वजह से वो नागराज के नाम से मशहूर हो गया है। देखते ही देखते नागराज इस कदर ताकत इख्तियार कर गया कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी उसके नाम से थर थर कांपने लगे। जयपुर के नेता भी आदिनाथ मंदिर की यात्रा के लिए वहां आने लगे। मंदिर की यात्रा तो एक बहाना था। वो घंटों नागराज से राजो न्यास में मसरूफ रहते और फिर एक मर्तबा लोगों ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भी नागराज की खिदमत में हाजिर होते देखा। राजस्थान के तमाम नेता और वजीर उसके इशारों पर नाचते हैं। और फिर चंद साल पहले मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत को नागराज के चरणों पर झुकते देखकर लोग हैरान रह गए। मैंने पूछा, वो अहम शख्सियत कौन थी? बेला ने कहा, अशोक परधान। वो हुकूमत के एक अहम मनसब पर फायज है। उसे हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी का माहिर समझा जाता है। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ जोड़ तोड़ और साजिशें तैयार करने में उसका कोई सानी नहीं। उसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का दिमाग कहा जाता है। मैं चौंक गया। ओह, रॉ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, मगर नागराज से रॉ के सरबराह का ताल्लुक अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था। बेला भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। वो बोली, ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही कि पड़ोसी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश के पीछे रॉ का हाथ होता है, और ये गलत भी नहीं है। पाकिस्तान, एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। भारत को चीन से उतना खौफ कभी नहीं रहा जितना वो पाकिस्तान से खौफजदा रहता है। यही वजह है कि हमारे भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के ताने बाने बुनते रहते हैं ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। बेला चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, चंद साल पहले रॉ के सरबराह अशोक परधान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और खौफनाक साजिश तैयार की। उसका दावा था कि इस मंसूबे पर अमल करके पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर वसी पैमाने पर इंतशार पैदा करके वहां की हुकूमत को इस तरह अपने अंदरूनी मसाइल में उलझाया जा सकता है कि वो किसी और तरफ तवज्जो न दे सके। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए रॉ को नागराज जैसे आदमियों की जरूरत थी। मैंने पूछा, और वो साजिश क्या थी? बेला ने कहा, आतंकवाद। अशोक परधान का ख्याल था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर वहां की हुकूमत को कमजोर किया जा सकता है। जब सड़कों पर आग और खून का खेल खेला जा रहा हो, राह चलते लोगों को अचानक ही खून में नहला दिया जाए, सड़कों पर लाशें बिछी हों, कारोबार तबाह हो जाए, तो लोग खामोश नहीं रह सकते। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और पुरतशद्दुद हंगामे शुरू हो जाते हैं। हुकूमत जब अंदरूनी मसाइल में उलझी रहे तो दूसरे मामलात पर तवज्जो नहीं दे पाएगी। हर मुल्क में गद्दार और बेजमीर लोग आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, जो चंद टकों की खातिर अपनी माँ का भी सौदा कर देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ को बड़ी आसानी से पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मिल गए थे जो किसी न किसी वजह से हुकूमत से नाराज थे। इनमें ज्यादा तादाद जवानों की थी। तालीम याफ्ता होने के बावजूद वो बेरोजगार थे। उन्हें शिकवा था कि उन्हें जायज हुकूक से भी महरूम किया जा रहा है। बहुत से दूसरे अवामिल भी हुकूमत से उनकी नाराजगी का सबब बने हुए थे। कोई राशि अफसरों से परेशान था और कोई पुलिस की ज्यादतियों का शिकार। ऐसे नौजवान बड़ी आसानी से रॉ के हाथ लग गए। गुंडा नासिर इसके अलावा थे जो मामूली सी रकम के लिए दर्जनों बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन ये सब लोग गैर तरबियत याफ्ता थे। इसमें शुबा नहीं कि वो राइफल का ट्रिगर दबाना जानते थे, मगर किसी प्लानिंग के बगैर काम कर रहे थे। बाज लोग पकड़े गए तो चंद थप्पड़ खाने के बाद ही उन्होंने एतराफ कर लिया कि उन्हें दहशतगर्दी के लिए भारत से पैसा और असलहा मिल रहा है। इस तरह रॉ का नाम भी सामने आ गया। ये मंसूबा भी अशोक परधान का ही था कि नौजवानों को पहले बाकायदा तरबियत दी जाए, उसके बाद उन्हें मैदान में उतारा जाए। इस मकसद के लिए उन्हें नागराज जैसे आदमी की तलाश थी जो उन दिनों आदिनाथ मंदिर के पुरोहित को मौत के घाट उतार कर मंजरनामे पर उभरा था। हुकूमत खुफिया तौर पर उसकी हौसला अफजाई करने लगी। नागराज बुनियादी तौर पर जराइम पेशा आदमी है। हुकूमत उसके जराइम को नजरअंदाज करती रही और उसे हाथ पैर फैलाने का मौका मिलता रहा, और फिर नेताओं ने उससे मुलाकातें शुरू कर दी। नागराज से अशोक परधान की मुलाकात गोया उस मंसूबे की तकमील थी, और मंसूबा ये था कि माउंट अबू की पहाड़ियों में ऐसे कैंप कायम किए जाएं जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाए। नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत देने के लिए माहिरीन को भी यहाँ भेज दिया गया। माउंट अबू पहाड़ी इलाका है। यहाँ कदम कदम पर खूबसूरत कुदरती मनाजिर बिखरे हुए हैं। संगमरमर की पहाड़ियाँ भी हैं जहाँ दुनिया का बेहतरीन संगमरमर पाया जाता है। दूसरी तरफ इन पहाड़ियों में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ ऐसे अड्डे कायम किए जा सकते हैं जो दूसरे लोगों की नजरों से पोशीदा रहें।
मंसूबे के मुताबिक यहाँ उन नौजवानों को तरबियत दी जाती है जो पाकिस्तान में किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से नाराज थे और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों और महरूमियों का इंतकाम लेना चाहते थे, या वो लोग जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। बाज लोग तो खुशी से यहाँ आने को तैयार हो जाते और बाज लोगों को अगवा करके यहाँ लाया जाता। हर नौजवान पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनसे जो काम लिया जाता है उनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कैंपों में आते ही सबसे पहले उन नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती है कि वो पाकिस्तान का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं। ब्रेन वॉशिंग के बाद माहिरीन उन्हें तखरीबकारी और गोरीला जंग की तरबियत देते। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें सरहद पार पहुंचा दिया जाता है, जहां वो अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में रईस कब्बू जैसे हमारे बहुत से एजेंट मौजूद हैं। उनके अलावा ऐसे आदमी भी हैं जो पसे पर्दा रहकर उन नौजवानों को हिदायत देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रॉक का सबसे बड़ा टारगेट कराची है। दूसरे शहरों में इक्का दुक्का वारदातें करवा दी जाती हैं, लेकिन कराची के मखसूस तबकाती और सियासी हालात की बिना पर यहाँ खास तवज्जो दी जाती है। उसके खामोश होने पर मैंने कहा तो मुझे भी माउंट अबू इसीलिए ले जाया जा रहा था। बेला ने कहा, हाँ, मैंने बताया ना कि इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक एक नौजवान पर लाखों रुपए खर्च करती है। बाज भोले भाले नौजवान भी फंस जाते हैं। तुम भी महज इत्तेफाक से उनके हाथ लग गए थे। जब उन्हें तुम्हारे माजी का पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। मैंने उसे घूरा कहा, उन्हें कौन बताएगा? बेला कुछ गड़बड़ा सी गई। वो बात बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है तुम अब तक उनके 7-8 आदमियों को मौत के घाट उतार चुके हो। वो तुम्हें हर कीमत पर तलाश करने की कोशिश करेंगे। तुम जैसे आदमियों की उन्हें ज्यादा जरूरत होती है जो अपनी ऐसी कार्रवाइयों से ज्यादा दहशत फैला सकें। बेरहम और सफ़ाक। बेला चंद लम्हे खामोश रही। फिर मैं बेला से नागराज और पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरबियत देने वाले उन कैंपों के बारे में पूछता रहा। रात भर जागते और भाग दौड़ करते गुजरी थी। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, जबकि बेला बार बार ऊँघ रही थी। आखिरकार बरामदे के गर्द आलूदा फर्श पर वो लेट कर सो गई और मैं उठकर आसपास का जायजा लेने लगा। बहुत खूबसूरत जगह थी। इन इमारतों की मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि कभी यहाँ बड़ी रौनक होती होगी, मगर ये इमारतें अब तकरीबन खंडरों में बदल चुकी थीं और साफ लगता था कि अरसे से इस तरफ कोई नहीं आया। बुलंदी पर वाक़े मंदिर भी टूट फूट चुका था। अंदर एक चबूतरे पर एक टूटी हुई मूर्ति रखी हुई थी। शायद लोग अपने उस भगवान को भी भूल गए थे और उसे वक्त के हवादिस के हवाले कर दिया था। मैं घूम फिर कर फिर उसी जगह आ गया। बेला गहरी नींद सो रही थी। मेरी आंखें भी नींद के बोझ से झुकी जा रही थीं और आखिरकार नींद ने मुझे मगलूब कर लिया।